हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज पार्ट बी में। तो कहीं ना कहीं पार्ट ए हम थोड़ा सा कर चुके हैं। उसके अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया था कि भाई बिजनेस एक्टिविटीज कैसी होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज कैसी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी। अब यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को पढ़ने वाले हैं कि कहीं ना कहीं जो बिजनेस है उसके अंदर हमने एक्सटेंशन कैसे कर रखा है बिजनेस एक्टिविटीज का। तो देखो साइड में लिखा हुआ है बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। तो बिजनेस के अंदर दो चीजें इंक्लूड होती है। एक तो सामान को बनाना यानी मैन्युफैक्चर करना, वो है आपका इंडस्ट्री का हिस्सा। और कॉमर्स के अंदर कहीं ना कहीं बना बनाया सामान ट्रेड करना, इधर से उधर ले जाना, बाइंग और सेलिंग करना, ये है कॉमर्स। और जो चीज ट्रेड को, व्यापार को करने में फैसिलिटीज पहुंचाती है, वो भी कहीं ना कहीं कॉमर्स का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर एक तो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बेसिकली कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेट करती है, जहां पर हम सामान को बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में दो चीजें हैं। ट्रेड मतलब कहीं ना कहीं बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, जैसे होलसेलर करता है, जैसे रिटेलर करता है, बना बनाया सामान प्रोड्यूसर से खरीद लिया और आगे अपना कमीशन रखा और आगे बेच दिया। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब है फैसिलिटीज टू ट्रेड। फैसिलिटीज टू ट्रेड का मतलब वो चीजें जो आपको व्यापार करने में मदद पहुंचाती है, जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वो सब चीजें आ जाती है ऑक्सिलरीज में। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्री का सबसे पहले हम चार्ट देखते हैं। तो इंडस्ट्री हमारे पास तीन तरीके की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी कहीं ना कहीं आपकी फील्ड से, जमीन से जुड़ी होती है, लैंड से जुड़ी होती है, खेती बाड़ी से भी आप कहीं ना कहीं से जोड़कर पढ़ सकते हो। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर बेसिकली हम सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कहीं ना कहीं ये सामान बनाने की प्रक्रिया में लगी होती है। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे स्टडी करें। इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज थ्रू विच रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्री के अंदर हर वो चीज इंक्लूड होती है जिसमें हम कच्चा माल, रॉ मटेरियल को लेते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इन अनदर वर्ड्स इंडस्ट्री मींस द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो जब भी मैं इंडस्ट्री वर्ड का यूज करता हूं तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स की बातें करता हूं, कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यापार में सामान को बनाने की कोशिश करता हूं। थ्रू इंडस्ट्री द थिंग बेस्ड ऑफ बाय नेचर एंड कैपेबल बाय यूज्ड क्रिएशन फॉर्म यूटिलिटी। इसे हम इस तरीके से समझते हैं कि जैसे सपोज करो मैं एक पेड़ है, ट्री, ओके, पेड़ को काट लाया, पेड़ के स्टेम को, तने को काट लाया और कहीं ना कहीं लाकर घर में रख दिया। अब क्या गेस्ट मेरे पास घर में आए तो मैं उसे कहूं, लो भैया जी आपके लिए बिल्कुल ताजा पेड़ काट कर लाया हूं, आओ इसके ऊपर बैठ जाओ। क्या वो पेड़ काट कर लाया हुआ मेरे किसी काम का है? नहीं। तो क्या होगा, प्रोड्यूसर उस स्टेम को लेगा, उसका फर्नीचर बनाएगा और वो आपको देगा। तो कहीं ना कहीं उस पेड़ की मेरे लिए कोई यूटिलिटी, कोई योग्यता, कोई बेनिफिट नहीं था। तो प्रोड्यूसर ने उसे कन्वर्ट किया, उसके फॉर्मेशन को चेंज किया, उसकी फॉर्म यूटिलिटी को बदला और तब वो जाकर चीज मेरे काम की बनी। क्लियर मेरी बात? तो प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं आपकी फॉर्म यूटिलिटी को चेंज करता है ताकि आपको वो बेनिफिट पहुंचा सके। तो हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं इंडस्ट्रीज में? सबसे पहले हम बना सकते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब वो गुड्स जो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर में, प्रोडक्शन में काम आते हैं। तो दोज थिंग्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्रीज, जैसे मशीनरी बनाई, प्लांट बनाई, आपका इक्विपमेंट या इंप्लीमेंट्स बनाए। ओके, कंज्यूमर गुड्स कौन से होंगे? कंज्यूमर गुड्स जो आम कंज्यूमर, उपभोक्ता के लिए बनाए गए हैं, जिसे हम खा पी कर खत्म कर देंगे। तो देखो साइड में जो ये ब्रेड है, बटर है, ये कहीं ना कहीं क्या है? कंज्यूमर गुड्स। ये जेसीबी वगैरह जो बना रखी है, ये है आपके कैपिटल गुड्स। और तीसरा हम जो चीजें बना सकते हैं दैट इज रॉ मटेरियल, कच्चा माल बना सकते हैं जो जाकर कहीं ना कहीं आगे किसी और प्रोडक्ट में यूज
होगा। तो सम इंडस्ट्रीज आर मैन्युफैक्चर सच गुड्स दैट आर प्रोसेस इन सम अदर इंडस्ट्री एंड सम नीड बेस्ड गुड्स सच आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स लाइक दे इंक्लूड प्लास्टिक, रबर, एल्युमिनियम। तो मैंने एल्युमिनियम शीट बना दी, शीट बनाने के बाद वो कहीं ना कहीं आगे एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज में जाएगी और वेरियस चीजों का आकार लेगी। ओके, इसके बाद प्राइमरी इंडस्ट्रीज को हम स्टडी कर रहे हैं। प्राइमरी को मैंने कहा लैंड और फील्ड से जोड़कर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव, तो जीन्स कहीं ना कहीं आपकी लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो जब भी जीन्स की बात हो तो कहीं ना कहीं आप समझ जाओ लिविंग थिंग्स की बातें हो रही है। और यहाँ पर हम पशुपालन, मुर्गी पालन, प्लांटेशन और कहीं ना कहीं जो आपका जैसे पेड़ वगैरह, पौधे वगैरह लगाने हैं, उसके जो हम जैसे उससे हम पैसा कमा रहे हैं, वो सब आपका जेनेटिक में। तो कहीं ना कहीं बेसिकली लिविंग थिंग से जो इंक्लूड करे वो जेनेटिक। और एक्सट्रैक्ट मतलब जब मैं कहीं ना कहीं अपने खोदूं किसको, जमीन को, जैसे कोयले की खदानें, कोयले की माइंस, खोद खोद कर चीजों को निकालना, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ओके, उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आ जाती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मतलब है कहीं ना कहीं आपका जो कुछ सामान बनाना, जैसे शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल। कंस्ट्रक्शन का मतलब सड़कें बनाना, रोड्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, ये सब। और टर्शरी में कहीं ना कहीं सर्विस इंडस्ट्री आती है। और सर्विस इंडस्ट्री कहीं ना कहीं आपके पास इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज थ्रू विच नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्री। तो कहीं ना कहीं ये प्राइमरी सोर्स है, ये नेचुरल सोर्स है, कहीं ना कहीं ये जमीन से जुड़ा हुआ है। यहाँ से हम कोई ना कोई चीज निकालते हैं और आगे वाली इंडस्ट्रीज को देते हैं, जाओ भाई इसे प्रोसेस करो। तो जेनेटिक इंडस्ट्री सबसे पहले, जेनेटिक रेफर्स टू इंडस्ट्री अंडर विच ब्रीड ऑफ एनिमल और वेजिटेबल आर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और उसे यूजफुल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री और ट्री प्लांटिंग आ जाती है। कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट मतलब जब मैं जमीन के अंदर से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूं, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रेफर्स टू द इंडस्ट्री अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द अर्थ, वाटर और एयर। तो कहीं ना कहीं हवा से, पानी से, जमीन से जब मैं कोई चीज निकालने की कोशिश करता हूं तब वो आपका बन जाता है एक्सट्रैक्टिव। तो कोयला हो गया, आयरन हो गया, गैस हो गया, आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, स्टोन इज टेकन आउट फ्रॉम क्वेरीज, फूड ग्रेन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये सब आपका आ जाता है किस में, कहीं ना कहीं प्राइमरी इंडस्ट्रीज में। इसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज से रॉ मटेरियल लेंगी, उसे कन्वर्ट करेंगी, फॉर्म यूटिलिटी चेंज करेंगी और उसके बाद आपके लिए वो चीजें बनाएंगी। तो अंडर दिस सेकेंडरी इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रीवियसली प्रोड्यूस थिंग। तो जो सामान पहले से प्रोड्यूस हो चुका था उसे नए नए फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसिंग कॉटन इज ए प्राइमरी इंडस्ट्री एंड कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ आउट ऑफ कॉटन इज ए सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो कहीं ना कहीं कॉटन का पौधा लगाना, कॉटन निकालना, ये प्राइमरी इंडस्ट्री का काम था। उस कॉटन से कहीं ना कहीं कपड़े बनाना जो है वो आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम था। तो सेकेंडरी में हमने कहा था दो तरह की, मैन्युफैक्चरिंग और कौन सी वाली, कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मींस वेयर रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश मटेरियल आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन टू ब्रिंग आउट फिनिश गुड्स। सीधी भाषा के अंदर बात करूं तो वो गुड्स जहां पर रॉ मटेरियल, कच्चा माल यूज होगा, वर्क इन प्रोग्रेस वाला सामान यूज होगा और जिससे मैं फिनिश गुड्स बनाने की कोशिश करूंगा। For example, cotton from cloth from cotton, steel from iron ore, sugar from sugarcane, paper from bamboo और cement from stone। अब यहाँ पर देखो मैन्युफैक्चरिंग भी कई सारी चीजों में डिवाइड है। नाम से मैं आपको समझा दूंगा, हिंट लगा दूं। एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, चीजों को अलग अलग करना। तो जैसे सपोज करो पेट्रोल किससे बनता है, क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, कच्चे तेल से हम कई सारी चीजें बनाते हैं। पेट्रोल भी उसी से बनता है, डीजल भी उसी से बनता है और कहीं ना कहीं वैक्स हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया, ये सब चीजें भी उसी से बनती है। इसको हम एक और ले सकते हैं, मिल्क। जैसे वीटा वाला मिल्क प्लांट है ना, वहां पर मिल्क जाता है, दूध, तो उससे वो मक्खन, पनीर, दही, हर चीज बनाने की कोशिश करते हैं। दैट इज एनालिटिकल
इंडस्ट्री। इसके बाद प्रोसेसिंग, नाम से ही पता लग रहा है प्रोसेस करना है। जैसे भैया शुगर केन से हम सबसे पहले जूस निकालेंगे, उसे उबालेंगे, उससे चीनी बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है, प्रोसेस करना है, तब वो आपका बन जाता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री refers to the industry where useful things are manufactured by raw material passes through different production process। तो जैसे आपका शुगर्स बनाते हैं शुगर केन से, क्लियर। तो गन्ने को पहले मशीन में डालेंगे, जूस निकालेंगे, उबालेंगे, गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, तब जाकर कहीं आपका वो बनता है चीनी। उसके बाद सिंथेटिक इंडस्ट्री, जब मैं कई सारी चीजों को मिलाकर एक प्रोडक्ट बना लेता हूं। अंडर दिस इंडस्ट्री मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्स टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट। जैसे मैं सीमेंट बनाता हूं, चूना, जिप्सम, कोल वगैरह मिला के। असेंबलिंग इंडस्ट्री, बना बनाया सामान है, प्रोड्यूस कर रखा है, एक इंडस्ट्री ने जाकर उसे जोड़ दिया, दैट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। इन दिस कैटेगरी इंडस्ट्री इज इंक्लूडेड वेयर पार्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्री आर असेंबल्ड टू प्रोड्यूस न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट। ओके, तो 4 मैन्युफैक्चरिंग टाइप की इंडस्ट्रीज आपने पढ़ ली। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जहाँ पर मैं देखो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सड़कें बनवाऊं, रोड्स बनवाऊं, ब्रिजेस, पुल बनवाऊं, जब मैं ये बात करता हूं तब वो आपका आ जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो अंडर दिस कैटेगरी कंस्ट्रक्शन वर्क आर डन बाय यूजिंग थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री। For example, cement, iron, bricks, woods are used for building road, dams, ये सब चीजें। The primary produced things are permanent in nature, which are used mostly for public welfare। तो कहीं ना कहीं जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सामान बनाकर देती है, हम उससे लोगों की भलाई के लिए यूज करते हैं। ओके, इसके बाद आपके पास कहीं ना कहीं टर्शरी इंडस्ट्री आ जाती है। टर्शरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं आपकी सर्विस इंडस्ट्री होती है। सर्विस इंडस्ट्री का मतलब जो आपको सर्विसेज देती है, बेनिफिट्स देती है। तो टर्शियरी इंडस्ट्रीज आर आल्सो कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूड्स दो सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू मूव अनहिंडर्ड। कहीं ना कहीं ये आपको सपोर्ट करती है, आपके बिजनेस को बिना रुकावट, अनहिंडर का मतलब है बिना रुकावट के चलने देती है, यही है आपकी सर्विस इंडस्ट्री। दीज डेज ऑल दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड सर्विस। कौन कौन सी? बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ये सब आपकी सर्विस इंडस्ट्री है। तो हिंड्रेंस इन टेकिंग प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब आपको समस्या आती है एक सामान को दूसरी जगह पर लेके जाने की, तब वो आपकी कौन दूर करता है? वो दूर करता है आपकी ट्रांसपोर्ट। तो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, पैसे की समस्या को कौन दूर करता है? बैंक। रिस्क की समस्या, आग ना लग जाए, चोरी ना हो जाए, टूट फूट ना हो जाए, इंश्योरेंस। हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन, एक बंदे को दूसरे बंदे तक अपनी बात पहुंचानी है, तब वो आपका हो जाता है एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, मदद करती है कम्युनिकेशन की समस्या को दूर करने के लिए। और कहीं ना कहीं स्टोरेज ऑफ गुड्स, आपको सामान को स्टोर करके रखना है और स्टोर कर कर रखना है, तो कहीं ना कहीं ये कौन समस्या दूर करता है? ये आपकी वेयर हाउसिंग दूर करती है। इसके बाद आपके पास दूसरा टॉपिक आ जाता है कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर मैंने आपसे क्या कहा था? दो चीजें इंक्लूड करनी है, एक तो ट्रेड और एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो देखो, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर एंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है जो सारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं जो ये सर्विस इंडस्ट्री के सारे काम थे, ये उसे इंक्लूड करता है। ओके, तो देखो कहीं ना कहीं प्लेस ऑफ प्रोडक्शन जहां पर सामान बना है, उसे प्लेस ऑफ कंजप्शन जहां पर सामान यूज होना है, उसके बीच का सारा काम परचेज भी करेगा, सेल भी करेगा, सारी सब्सिडरी एक्टिविटीज भी करेगा, वही है आपका कॉमर्स। क्लियर मेरी बात? तो कहीं ना कहीं सामान बनने से लेके सामान कंज्यूम होने तक के बीच की सारी एक्टिविटीज को जो करता है, दैट इज आपका कॉमर्स। क्लियर? तो एज लॉन्ग एज डिफिकल्ट में कवर्ड इन टेकिंग फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजप्शन, द वर्क ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ इंडस्ट्री व्हाइल रिमेनिंग ऑल एक्टिविटी आर बिलोंग टू कॉमर्स। तो सामान बनाने की समस्या जो है वो तो इंडस्ट्री की है, लेकिन सामान को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जितना भी काम करना पड़ता है वो सारा कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होता है।
ओके तो कॉमर्स के अंदर दो चीजें इंक्लूड हो रही है, व्यापार भी और उसको सपोर्ट करने के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी। तो ट्रेड का मतलब क्या हो गया, इट रेफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, किस लिए, ताकि मैं प्रॉफिट मोटिव कमा सकूं या प्रॉफिट कमा सकूं। तो ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। तो जो भी बंदे इस एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं उसे हम ट्रेड कहते हैं, ट्रेडर्स कहते हैं, व्यापारी कहते हैं। और कहीं ना कहीं जो वो लेन देन कर रहे हैं वो एक्टिविटीज को हम व्यापार या ट्रेड कहते हैं। ट्रेड कैन बी कैरिड ऑन स्मॉलेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट स्केल। तो छोटे से छोटा ट्रेडिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बड़े लेवल पर ट्रेडिंग करना चाहो वो भी कर सकते हो। तो ट्रेड आपका कहीं ना कहीं दो तरीके का है। होम ट्रेड मतलब घर के अंदर, यानी अगर मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं तो जब मैं इंडिया के अंदर ट्रेड करता हूं दैट इज होम ट्रेड। और जब इंडिया से मैं निकलकर बाहर किसी विदेशी कंपनियों में ट्रेड करता हूं तब वो विदेशियों में या दूसरे देशों में ट्रेड करने की कोशिश करता हूं तब वो आपका बन जाता है फॉरेन ट्रेड। ओके अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, लोकल लेवल का मतलब सिर्फ मैं एक अपने एरिया को कवर कर रहा हूं। ओके मेरी बात, जैसे से मैं दिल्ली में हूं तो सिर्फ दिल्ली को कवर कर रहा हूं, दैट इज लोकल लेवल। उसके बाद स्टेट लेवल का मतलब क्या, जैसे सपोज मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर मैं कवर कर लेता हूं, दैट इज स्टेट लेवल। नेशनल का मतलब जब मैं एक स्टेट से बाहर निकल जाता हूं और कहीं ना कहीं जब मैं कई सारी स्टेट्स को कवर कर लेता हूं तब वो आपका बन जाता है नेशनल लेवल। तो देखो क्या लिखता है, When buying and selling of goods take place within the national boundary, जब सारा का सारा ट्रेड आपकी नेशनल बाउंड्री देश की सीमा के अंदर ही हो रहा होता है तब हम उसे कहते हैं होम ट्रेड। तो लोकल ट्रेड इज लिमिटेड टू सम विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। द ट्रेड इंक्लूड्स थिंग ऑफ डेली यूज, पेरिशेबल नेचर। तो यानी कि जो रोजमर्रा की आइटम्स हैं, डेली यूज की आइटम्स है, उसी को हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, जैसे फ्रूट, स्वीट्स, मिल्क, वेजिटेबल, इस तरीके से। स्टेट ट्रेड का मतलब जब मैं पूरे के पूरे एक स्टेट को कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर लेता हूं। व्हेन अ ट्रेडर स्टार्ट ट्रेडिंग अबव द लोकल लेवल, ट्रेड ऑन द स्टेट लेवल, इट इज कॉल्ड trade on state level. A trade among different district like trade in corn, pulses और utensils। तो बर्तन में, दाल में, चावलों में जब मैं ट्रेड करता हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में सामान भेजता हूँ, तब वो स्टेट लेवल। और जब मैं इंटर स्टेट, जब मैं कहीं ना कहीं जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट से, हरियाणा से पंजाब में, हरियाणा से उत्तर प्रदेश में सामान भेजता हूँ, तब वो कहीं ना कहीं आपका नेशनल लेवल बन जाता है। ओके तो दिस क्लास ऑफ ट्रेडिंग इंक्लूड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल पर्टिकुलर स्टेट्स, देयर में बी इंक्लूड्स क्लोथ, आपका मशीनरी और आपका शुगर। ओके तो इसे आप नेशनल लेवल भी कह सकते हो। ओके इसके बाद होलसेल और रिटेल ट्रेड। होलसेल का मतलब कहीं ना कहीं जब मैं बल्क में बाइंग करता हूं और स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर को दे देता हूं तब वो आपका बन जाता है होलसेल ट्रेड। और जब मैं छोटी ही क्वांटिटी में सामान खरीदता हूं, आगे छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर को बेचता हूं, कस्टमर को बेचता हूं, तब वो आपका बन जाता है रिटेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर और ऑथराइज्ड डीलर एंड सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर। Retailer sell these things to the customer as per their need. फॉरेन ट्रेड क्या होगा, जब दो देश आपस में ट्रेड करते हैं, एक से ज्यादा देश में ट्रेड होता है, तब वो आपका बन जाता है फॉरेन ट्रेड। व्हेन कंडक्ट ऑफ अ ट्रेड क्रॉसेस द नेशनल बाउंड्री, जब आपके देश की सीमा को पार कर जाता है, विदेशी धरती पर पहुंच जाता है, तब आपका फॉरेन ट्रेड जो है वो जन्म लेता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड इज इंक्रीजिंग एवरी डे। देयर इज नो सिंपल बिकॉज नो सिंगल कंट्री कैन प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स इट रिक्वायर। तो एक अकेला देश सारी की सारी चीजों को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसे बाकी देशों की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमारे देश में पेट्रोल की कमी होती है तो हमें अरब देश पर डिपेंड रहना पड़ता है अपने पेट्रोल की खपत को पूरा करने के लिए। ओके इसके बाद आपके पास आ जाता है इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट का मतलब जब मैं दूसरे देशों से सामान मंगाता हूं, और एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब जब मैं दूसरे देशों को सामान बेचता हूं। तो व्हेन अ ट्रेडर ऑफ वन कंट्री सेल समथिंग टू द ट्रेडर ऑफ अनदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। एंट्री पोर्ट क्या होगा, जैसे सपोज करो चाइना से माल मंगाया इंडिया के अंदर और वही सामान मैंने बेच दिया अमेरिका में, तो इट इज इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टेड द सेम प्रोडक्ट टू द अनदर
कंट्री, तब वो आपका बन जाता है एंट्री पोर्ट। व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री एंड देन एक्सपोर्ट द सेम गुड टू द थर्ड कंट्री, देन इट विल बिकम एंट्री पोर्ट। ओके ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सपोज करो मैंने कोई चाइना का सामान बैन कर दिया, तो चाइना ने डायरेक्ट सामान ना भेजने की जगह मुझे वो सामान जापान के थ्रू भेज दिया, तो जापान ने पहले चाइना से इंपोर्ट किया और फिर जापान ने मुझे वो एक्सपोर्ट कर दिया, दैट इज एंट्री पोर्ट। ओके ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर हमने अभी अभी पढ़ाई था, कॉमर्स नॉट ओनली ट्रेड बट आल्सो वेरियस एड सब्सिडरीज एक्टिविटी। तो कॉमर्स का मतलब सिर्फ व्यापार करना नहीं है, कहीं ना कहीं कॉमर्स के अंदर आपको कई सारी फैसिलिटीज जो देनी पड़ती है व्यापार करने के लिए, वो सब भी कहीं ना कहीं कॉमर्स में इंक्लूड होता है। तो ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू ओवरकम द हर्डल्स का मतलब होता है रुकावटें अपीयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड, दैट इज कॉल्ड एड्स टू ट्रेड। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो व्यापार करने में मदद करती है वो है आपकी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन मतलब आपको बंदों की कमी महसूस हो रही है तो मिडलमैन आपको मिल जाएंगे, बिचौलिए मिल जाएंगे। प्लेस की समस्या थी तो ट्रांसपोर्ट ने दूर करी। टाइम की समस्या थी, भाई सामान बना तो रहा हूँ गर्मियों के अंदर और वो बिकेगा सर्दियों में, तो टाइम की समस्या है वो वेयर हाउस ने दूर करी। रिस्क की समस्या को इंश्योरेंस ने दूर किया, पैसे की समस्या को बैंक ने दूर किया और इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन की समस्या को एडवर्टीजमेंट ने दूर किया। तो सबसे पहले मिडल मैन की बात करें तो देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। भैया प्रोड्यूसर तो हर जगह जा नहीं सकता, से प्रोड्यूसर दिल्ली में बैठा है और दिल्ली से उसे माल बेचना है से गुजरात में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो क्या वो हर जगह पर खुद जाएगा? नहीं। तो वो कहीं ना कहीं बंदों को ढूंढेगा जो उसकी इस प्रॉब्लम को दूर करे, तो वो होते हैं मिडल मैन। तो the there are limited number of producer for any product while consumers are unlimited, hence it is not possible for consumer to purchase goods directly from the producer। तो कंज्यूमर अनलिमिटेड होते हैं, दुनिया भर के होते हैं, तो प्रोड्यूसर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर जगह जाकर कंज्यूमर को टैकल करे। तो देयर इज अ फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ सेल एंड परचेज इज द हिंड्रेंस ऑफ person. To establish the contact between producer और consumer, a middleman is required। तो consumer और producer के बीच में हमें कहीं ना कहीं लिंक बनाना पड़ता है और वो middleman ही हैं जो लिंक बनाते हैं। तो देखो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक कौन है? मिडलमैन, दैट इज होलसेलर और रिटेलर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की समस्या। ट्रांसपोर्ट की समस्या, सामान बना था दिल्ली में, पहुंचाना है मुंबई में, तो यहाँ से लेके उठाना और वहां तक पहुंचाना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। और मुंबई में बैठे कंज्यूमर को कैसे पता लगेगा भाई दिल्ली के प्रोड्यूसर ने क्या सामान बनाया? तो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट आपकी इस समस्या को दूर करती है। जब भी आप एडवर्टीजमेंट देखते हो तो आपको पता लग जाता है कि क्या क्या सामान मार्केट में आया हुआ है। Usually commodities are manufactured in a specific area while consumer are not very nearby। तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर सामान बनता है लेकिन सारे कंज्यूमर वहीं पर नहीं होते, वो देश में फैले होते हैं। Producer and consumer are far away from each other geographically। There is one more hindrance in trade। This is the hindrance related to transportation of goods from place of production to place of consumption। तो सबसे पहली रुकावट क्या है? सामान बना तो दिल्ली में है, पहुंचाना से मुंबई में है, तो कहीं ना कहीं प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से उठाना है और प्लेस ऑफ कंजप्शन पर पहुंचाना है। तो सबसे पहली समस्या को दूर कौन करता है? ये दूर करते हैं आपके मिडलमैन। द हिंड्रेंस कैन बी एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके बाद आपके पास कहीं ना कहीं दूसरी समस्या आ जाती है, दैट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की समस्या को जैसे टेलीफोन, टेलीग्राम, लेटर, टेलेक्स इन फाइनलाइजिंग द बिजनेस डील। तो कहीं ना कहीं बातचीत करने की समस्या को इन सब चीजों ने दूर कर दिया। अब दूर बैठा बंदा भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर सकता है और आपसे बिजनेस डील कर सकता है। ओके वेयर हाउसिंग ने आपकी टाइम की प्रॉब्लम को दूर कर दिया। टाइम की प्रॉब्लम कैसे? भाई मुझे सपोज विंटर के कपड़े बनाने हैं, सर्दियां आने वाली हैं, विंटर के कपड़े बनाने, तो क्या मैं सर्दियों में बनाऊंगा? नहीं, मैं समर के अंदर ही प्रोडक्शन शुरू कर देता हूं, गर्मियों में ही प्रोडक्शन शुरू कर देता हूं, लेकिन उस सामान को गोदाम, वेयर हाउस का मतलब है गोदाम में स्टोर करके रखना शुरू कर देता हूं। तो लिखते हैं यूजुअली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड कंजप्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं सामान बनने का और सामान यूज होने के तरीके में या टाइम पीरियड में गैप होता है और वेयर हाउस उस गैप को कवर करता है।
इसके बाद इंश्योरेंस कहीं ना कहीं हमेशा आपको रिस्क खतरा देखने को मिलता है, और खतरा देखने को मिलता है तो रिस्क आपकी शेयर करता है कौन? इंश्योरेंस कंपनी। वट एवर बी द स्केल ऑफ बिजनेस, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, एट द टाइम ऑफ स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कहीं ना कहीं हमेशा रिस्क होता है। सामान चोरी होने का, टूट फूट होने का, डैमेज होने का, कहीं ना कहीं आग लग जाए, तो ये सब चीज़ें आपके कौन बचाता है? कहीं ना कहीं आपके रिस्क को कम करने की कोशिश कौन करता है? दैट इज इंश्योरेंस कंपनी। बैंकिंग की बात करें तो ये आपके फाइनेंस की समस्या, पैसे की समस्या को सोल्व करता है। आपको जब भी लोन पर पैसा चाहिए होता है तो ये बैंक्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस, रीढ़ की हड्डी है आपका फाइनेंस, आपका पैसा। इट इज रिक्वायर्ड फॉर ए मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज परचेज टिल द सेल ऑफ फिल प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं आपको सामान बनाने से, रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके सामान के बिकने तक हर स्टेज में आपको पैसा चाहिए। कई बार पैसा कम पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं हमें वो लोन उठा लेते हैं, किससे? बैंकों से, और कहीं ना कहीं वो आपकी लोन की समस्या को दूर करते हैं। तो समटाइम गुड्स आर परचेज एट डिस्टेंस प्लेसेस वेयर कैश पेमेंट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर अराइज। और कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को सप्लायर को पैसे देने होते हैं और कहीं ना कहीं उसके पास उतने पैसे नहीं होते, तो वो बैंक से लोन पर पैसा उठाता है और अपने प्रोड्यूसर्स को पे कर देता है। ओके, एडवर्टाइजिंग ने कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन की समस्या को दूर कर दिया। एक दूर बैठा प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी कंज्यूमर को दे सकता है जो कि उससे दूर है, जो कि उससे पर्सनल कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए बिजनेसमैन टू सिट एंड वेट फॉर द कस्टमर आफ्टर इन्वेस्टिंग हैवीली इन द बिजनेस। तो भैया मैं बैठ नहीं सकता, मैं कस्टमर का वेट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता हूं? मैं एडवर्टीजमेंट करता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता लगे और कहीं ना कहीं मैं उन्हें सामान बेच सकूं। ओके, इसके बाद डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस बड़ा ही इजी है। इंडस्ट्री के अंदर हम प्रोडक्शन करते हैं, या हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और ट्रेड में हम बाइंग और सेलिंग करते हैं। कैपिटल की बात करें तो सबसे ज़्यादा कैपिटल आपको यहाँ पर चाहिए, वर्किंग कैपिटल भी और फिक्स्ड कैपिटल भी। यानी जो काम करने के लिए पूंजी चाहिए वो भी ज़्यादा चाहिए, और जो बिजनेस में इन्वेस्ट करनी पड़ती है मशीन वगैरह में, फिक्स्ड कैपिटल वो भी ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए और फिक्स्ड कैपिटल कम। सेम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल भी थोड़ी सी कम ही चाहिए। उधार में माल आता है, उधार में आगे बिक जाता है, जो मार्जिन आता है वो मैं रख लेता हूँ, बाकी सबकी पेमेंट कर देता हूँ। स्कोप की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्रीज होती हैं। यहाँ पर ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है, और ट्रेड के अंदर होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड होता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी की बात करें तो यहाँ पर फॉर्म यूटिलिटी होती है, ये आपके फॉर्मेशन को चेंज करते हैं। यहाँ पर प्लेस और टाइम यूटिलिटी होती है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से उठाया प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुँचाया, आज बना है 2 महीने बाद यूज होगा, दैट इज टाइम यूटिलिटी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं पोजेशन यूटिलिटी होता है, भाई आज मैं किसी सामान का मालिक था, मैंने प्रॉफिट के चक्कर में वो सामान किसी और को बेच दिया, अब वो मालिक है, तो कहीं ना कहीं पोजेशन ऑफ यूटिलिटी या ओनरशिप ट्रांसफर भी आप इसे लिख सकते हो। रिस्क की बात करें तो सबसे ज्यादा रिस्क इंडस्ट्री में होता है, उससे कम रिस्क आपका कॉमर्स में, और सबसे लीस्ट रिस्क होता है आपका ट्रेड में। म्यूचुअल डिपेंडेंस की बात करें तो भैया कॉमर्स और ट्रेड बोथ डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वाले सामान बनाकर नहीं देंगे तो कॉमर्स और ट्रेड क्या करेगा? कॉमर्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रेड। भैया सिर्फ ट्रांसपोर्ट होने से क्या होगा जब उसके अंदर सामान नहीं होगा, सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना नहीं होगा, और इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड कॉमर्स और इंडस्ट्री करेंगे क्या? तो कहीं ना कहीं हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया आ जाता है। कॉमर्स हैज ए वाइड कवरेज, लॉन्ग जर्नी बिफोर रीचिंग ऑन इट्स क्लाइमेक्स। तो कहीं ना कहीं एक बहुत लंबी चौड़ी गाथा है कॉमर्स की, बिफोर रीचिंग टू इट्स मैच्योरिटी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये स्टेजेस आपको याद करनी है, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट भी है, टीचर पूछ लेता है। तो सबसे पहले आपके पास बार्टर सिस्टम आ जाता है, सबसे पुराना सिस्टम आ जाता है जहां पर सामान के बदले सामान देने का कंसेप्ट था। इन द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन नीड्स आर फ्यू, ही यूज्ड टू फुलफिल हिज नीड्स हिमसेल्फ।
Whatever he produced was enough for his needs. Gradually, humans start increasing. In the situation, it is not possible for human being should be produced all the thing is needed. तो कहीं ना कहीं एक बंदे के लिए सारा का सारा सामान इम्पोर्टेंट नहीं था और भाई वो सारा का सारा प्रोडक्शन नहीं कर सकता था, तो इसीलिए अब आपने बार्टर सिस्टम की शुरुआत करी। ठीक है, तो लिखता है इन दिस फैमिली could fulfill their needs exchanging some of the things with the other things is called barter system. इसके बाद विलेज इकोनॉमी आ गया। विलेज इकोनॉमी का मतलब ग्रेजुअली पीपल गो डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स। Now all the people belonging to one tribe cultivated land collectively and produced the things they are needed. अब तो कहीं ना कहीं ये विलेज में गांव में बट गए। एक गांव वाले गेहूं उगा रहे हैं, सपोज एक गांव वाले व्हीट उगा रहे हैं, एक गांव वाले राइस उगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या करा, काम बांट लिया गांव के हिसाब से। अब यहाँ पर काम बंटने शुरू हो गए। द होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैन एंड वुमेन आफ्टर द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी स्टार्टेड. As a result, tribes were divided into family. Now some family got themselves engaged in agriculture while others started other business. तो कुछ लोग या कुछ फैमिली तो आपकी लगी रही एग्रीकल्चर में, कुछ लोगों ने मोची का काम शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने कपड़े सिलना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने पशुपालन शुरू कर दिया। इस तरीके से अब इन्होंने काम बांट लिए। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाती है मनी इन्वेंशन स्टेज। कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसा डेवलप हो गया। तो बार्टर सिस्टम में कई सारी समस्याएं थी, सामान के बदले सामान लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो अब हमने एक कॉमन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ढूंढा जिसे हमने कहा मनी या पैसा। तो एट द फर्स्ट स्टेज फूड ग्रेन्स वर एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आफ्टर दिस गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स और मेटल्स बिकम पॉपुलर. Town economy stayed in this. Various businessmen started their business as a place away from the village, जिसे हम शहर या सिटी कहते थे. तो therefore now business done on the basis of principle of specialization. देखो सिंपल सा लॉजिक है। पहले बार्टर सिस्टम आया, बार्टर सिस्टम में सामान के बदले सामान, फिर विलेज बट गए, फिर मनी आ गई और फिर कहीं ना कहीं अब शहर बसने की कोशिश है। एक बिजनेसमैन एक जैसा काम करने की कोशिश कर रहा है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ट्रेड मतलब स्टेज का मतलब क्या, अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगने लगी। 5,000 बंदे, 10,000 बंदे एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टेज कंप्लीटली चेंज द ह्यूमन लाइफ ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग. पावर ड्रिवन मशीन्स आर अवेलेबल टू द industry. As a result, many industries were established. Industries include textile industry, chemical industry. इस तरह की इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करना शुरू कर दिया। उसके बाद आपके पास सबसे आखिरी में आ जाता है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज। अब कहीं ना कहीं आप प्रोड्यूसर को सिर्फ सामान बनाने से फुर्सत नहीं थी, कस्टमर को भी बेहतर तरीके से पहुंचाना था, कस्टमर को सारी इंफॉर्मेशन देनी थी। देयर हैज बीन इंक्रीज इन द नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड। और तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी डेवलप हुआ और कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट भी डेवलप हुआ। तो टेलीफोन, फैक्स, टेलेक्स, इंटरनेट, एम कॉमर्स, ई कॉमर्स, मोबाइल, ये सब कम्युनिकेशन के जरिए हैं। और इसके बाद आपकी नई नई ट्रांसपोर्ट, एयरवेज, वाटरवेज, ये सब आ चुके थे जिसकी मदद से आप सामान दूसरे देशों तक भेजते थे। ओके, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम कुछ नहीं है, पुराना बैंकिंग सिस्टम है। पुराना बैंकिंग सिस्टम मतलब क्या, जहां पर लोग साहूकारों से पैसे लेते थे, जहां पर लोग मनी लैंडर से पैसे लेते थे, वहां पर लोग बैंक में जाने से घबराते थे। तो इंडिया हैज ए ओल्ड हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन द कंट्री. वन फाइंड मेंशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस इन कौटिल्य इकोनॉमिक्स बट विद स्पेशलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी. लेकिन सारे लोग पैसे ब्याज पर देने का काम नहीं करते थे। कुछ एक वर्ग जैसे साहूकार, लाला जिसे हम वर्ड यूज करते थे, या फिर हम जैसे कहते थे बनिए, तो बेसिकली यही वो लोग थे जो कहीं ना कहीं लोगों को पैसे ब्याज पर देने का काम करते थे। तो इंडिजिनियस बैंकर इज डिफाइंड एज द इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म रिसीविंग डिपॉजिट एंड डीलिंग्स इन हुंडीज और लैंडिंग मनी. तो कहीं ना कहीं हुंडीज का मतलब आप ये कह सकते हो कि कागजी कार्रवाई करी और उसके बाद लोगों को ब्याज पर पैसा दे दिया, यही इन लोगों का काम था. ओके, तो देखो बैंकिंग के अंदर हमारे पास फंक्शंस ऑफ बैंकिंग, जैसे बैंकिंग फंक्शन और नॉन बैंकिंग फंक्शन. बैंकिंग का मतलब जैसे बैंक काम करता है, लोगों से पैसे लेना और ब्याज देना, ये बैंकिंग फंक्शन है. तो देखो, टू गिव मनी, टू गिव लोन्स और लैंडिंग मनी और डील्स इन हुंडीज.
कहीं ना कहीं डिपॉजिट एक्सेप्ट करते थे, लोगों को लोन देते थे और बिल्स रिसीवेबल वगैरह रख के, गारंटी रख के लोगों को ब्याज पर पैसा देते थे। नॉन बैंकिंग फंक्शन का मतलब स्पेकुलेटिव, सट्टा बाजारी करने में हेल्प करते थे, कमीशन एजेंट थे, मुनाफाखोर थे और कहीं ना कहीं अदर बिजनेस भी थे। तो सबसे पहले बैंकिंग फंक्शन में सबसे पहला काम ब्याज पर पैसा देना, लैंडिंग ऑफ मनी। तो कहीं ना कहीं देखो लिखता है मनी लैंडिंग इज द प्रिंसिपल बैंकिंग फंक्शन ऑफ द इंडिजीनियस बैंकर। तो इंडिजीनियस बैंकर, छोटे मोटे बैंकर, साहूकार आप लगा सकते हो। लोन आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिसरी नोट, सिंपल रिसिप्ट, लीगल डॉक्यूमेंट, पर्सनल सिक्योरिटी और मॉर्गेज। तो लोन देते थे, उनकी चीजें गिरवी रखवा लेते थे, जमीन जायदाद गिरवी रखवा ली, गोल्ड गिरवी रखवा लिया, इन सब चीजों को रखवा कर आपको पैसा देते थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा महंगा होता था, कहीं ना कहीं 24 से 40% के बीच में आपको ब्याज देना पड़ता था। तो इंडिजीनियस कहीं ना कहीं शॉर्ट पीरियड लोन देते थे एग्रीकल्चर्स के लिए। ओके, इसके बाद दूसरा इनका इंपॉर्टेंट काम था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। भाई कई लोगों के पास पैसे ज्यादा हो जाते थे तो ये लोग इनसे पैसे ले लेते थे, बदले में इन्हें कहीं ना कहीं ब्याज दे देते थे। दी डिपॉजिट आर पेड ऑन डिमांड एंड स्पेक्युलेटेड टाइम। तो कहीं ना कहीं जब भी लोगों को इन पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वो इन लोगों से आकर पैसे ले लेते थे। तो हुंडी इज ए क्रेडिट नोट, एक और नया काम हुंडीज में डील करते थे, लाइक चेक फॉर मॉडर्न बैंक। तो कहीं ना कहीं आपके पास दीज बैंक डील इन सेल एंड परचेज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ हुंडीज। तो कहीं ना कहीं चेक को गिरवी रखाया और उसके ऊपर पैसे दे दिए, बिल्स रिसीवेबल को गिरवी रखा, उसके ऊपर आपको ब्याज पर पैसे दे दिए। तो कई तरह की हुंडीज थी, जैसे दर्शनी और मुदती। दर्शनी कहीं ना कहीं पेबल ऑन डिमांड थी, जब भी साहूकार पैसे मांगता था, जब भी जिस बंदे ने पैसे रखवा रखे हैं वो मांगता था तो आपको वापिस देने पड़ते थे। मुद्दती का मतलब टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको पैसे देने पड़ते थे। नॉन बैंकिंग फंक्शन में तीनों फंक्शन आपने पढ़े। स्पेक्युलेटिव का मतलब इंडिजिनियस बैंकर आर नोन एज एक्टिवली एंगेज इन स्पेक्युलेटिव ट्रेड। जैसे जगरी, वीट के प्राइस कम ज्यादा होते थे तो ये स्टोर करके रखने का काम करते थे। कमीशन एजेंट था। एट मैनी प्लेसेस इंडिजिनियस बैंकर एक्ट एज ए कमीशन एजेंट इन द ग्रेट मार्केट। तो जब कहीं जैसे लोगों को गेहूं चाहिए, गेहूं नहीं मिल रहा, तो ये बीच में लोगों को गेहूं दिलवा दिया करते थे, बीच में अपना कमीशन या कट ले लिया करते थे। अदर बिजनेसेस जैसे वाइल रीऑक्युपाइंग देयर लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम मॉडर्न बैंक्स, द इंडिजिनियस बैंकर टेक वेरियस लोन सच एज ट्रेडिंग और शॉप कीपिंग। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को व्यापार कराने का काम करते थे, उनकी शॉप वगैरह के ऊपर गिरवी रख लेते। मोस्ट ऑफ द इंडिजिनियस बैंकर्स बिकम ज्वेलर। तो कहीं ना कहीं ये साहूकार जाकर अब सुनार बन गए थे। मोस्ट ऑफ द लोग सुनारे का काम करना शुरू कर चुके थे। ओके, इसके बाद मेथड्स की बात करें तो कैसे, तो मेथड्स ऑफ ए बिजनेस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर। ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेथड्स ऑफ एडवांसिंग लोन, कैसे लोन अगेंस्ट रिसिप्ट। अब लोन देना है, लोग भाग ना जाए मेरा पैसा लेके, तो कहीं ना कहीं मैं उनकी चीज़ें गिरवी रखवा लिया करता और फिर उन्हें लोन दिया करता। तो लोन आर गिवन जस्ट अगेंस्ट रिसिप्ट, इट इज मेंशन अबाउट प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट चार्ज। तो कहीं ना कहीं एक रसीद होती थी, रसीद पर लिखत पढ़त उनके साइन करा लेता था और कहीं ना कहीं मैं आम आदमी को लोन दे देता। बही लोन का मतलब मैं बही खाते रख लेता था। लोन्स आर एडवांस ऑन द सिक्योरिटीज ऑफ द अकाउंट बुक, और बही खाते रख लेता था। बोरोवर प्रोमिस टू रिटर्न द लोन इन द स्टिपुलेटेड टाइम। मॉर्गेज का मतलब कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को गिरवी रखवा लेता था, उनके घर को, मूवेबल प्रॉपर्टीज को, एसेट्स को, गाय भैंसों को भी मैं गिरवी रख लेता था, दैट इज मॉर्गेज। और डिस्काउंटिंग ऑफ फंडीज का मतलब मेरे पास कोई बिल्स वगैरह थे, मैं उसे जाकर इन लोगों के पास गिरवी रख देता था और पैसे ले आता था। ओके, अब इंडिजिनस बैंकर की बात करें तो फायदे क्या थे। क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स, छोटे छोटे व्यापारियों को आराम से पैसा मिल जाता था, उन्हें बैंक के लंबे लंबे चक्कर नहीं काटने पड़ते थे। क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए भी आपको आसानी से लोन मिल जाता था। आपको जैसे क्रॉप्स चाहिए, फसलें चाहिए, आपको बीज चाहिए, तो उन सब के लिए भी आप आराम से पैसा ले सकते थे। कई बार आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्रेडिट के लिए भी पैसा मिल जाता था और कहीं ना कहीं आप आसानी से 2-3 साल के लिए भी लोन ले सकते थे। ट्रेडिंग कम्युनिटी यहाँ पर मर्चेंट हो गया, मनी लेंडर, सराफ्स और ब्रोकर्स, तो इस तरह की कम्युनिटी ये काम करती थी। तो मर्चेंट्स कौन होंगे, व्यापारी। देज आर द मर्चेंट वाज मेन ग्रुप ऑफ परफॉर्मिंग
ट्रेड एक्टिविटी। तो व्यापारी कौन होता था? जो व्यापार करता था, जो आपका लेन देन का काम करते थे। बेसिकली बनियास फैमिली जो थी, हिंदू और जैन फैमिली जो थी, वो इस तरह के व्यापार में आपको ज़्यादा पाए जाते थे। ओके। उसके बाद सराफ और मनी लैंडर, सराफ मतलब ज्वेलर्स बेसिकली, तो कहीं ना कहीं ये मनी लैंडर्स आगे जाकर सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी में डील करने लगे। देवर एक्सपर्ट इन जजिंग द प्योरिटी ऑफ सिल्वर और गोल्ड, कहीं ना कहीं ये लोग गिरवी रखवाते थे, तो अब ये एक्सपर्ट बन चुके थे, और एक्सपर्ट बन चुके थे तो इनका काम लोगों को कहीं ना कहीं सोने के बारे में जानकारी देना था। और ब्रोकर्स का मतलब कमीशन एजेंट, जो कहीं ना कहीं मीडियरीज का काम करते थे, बिचौलियों का काम करते थे, दलाल का काम करते थे, दो पार्टियों को मिलाने का काम करते थे और कहीं ना कहीं अपनी कमीशंस खा जाते थे। तो मेजर ट्रेड सेंटर्स की बात करें तो क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ्स के लिए अहमदाबाद, वुलन के लिए कश्मीर, मेटल के लिए बनारस, वेपन्स के लिए पंजाब और सिंध, शिप बिल्डिंग्स के लिए कलकत्ता। ओके। इसके बाद आपके पास कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और आ जाता है, दैट इज बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है? बिजनेस को खतरा। किस चीज से खतरा है भाई? आपको बिजनेस को खतरा है हर वो चीज जो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है किस चीज की? इनएडिक्वेट प्रॉफिट की। इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब भाई मैंने सोचा था कि आने वाले साल में मैं 5 लाख का प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन लॉकडाउन लग गया और मैं सिर्फ 50,000 रुपए कमा पाया। तो पर्याप्त प्रॉफिट ना होना या लॉस हो जाना, दैट इज आपका बिजनेस रिस्क। तो रिस्क कहीं ना कहीं चांस ऑफ लॉस है, इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अकरेंस। तो वो चीज जो आपके फेवर में नहीं थी, जिससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, यही था आपका क्या? रिस्क। ओके। तो रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। फ्यूचर अनसर्टेन होता है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब बाढ़, भूकंप, कुछ भी चीजें आ सकती हैं, और अगर आ सकती हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका रिस्क इज द आउटकम ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कैन बी आइदर ह्यूमन, बिजनेस और नेचुरल। ओके। तो ह्यूमन में जैसे स्ट्राइक और थेफ्ट हो गया, बिजनेस के अंदर प्राइसेस वगैरह चेंज हो गए, नेचुरल में बाढ़, भूकंप, ड्रॉट आ गया, ये सब चीजें। रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। बिना रिस्क के कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता, इस बात को आप मानकर चलिए। डिग्री ऑफ रिस्क वेराइज विद द साइज। तो ज्यादा बड़ा बिजनेस ज्यादा रिस्क, कम बिजनेस या छोटा बिजनेस तो कम रिस्क। प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। मैं रिस्क क्यों ले रहा हूं? ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं। रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो कहीं ना कहीं आपके नेचर के हिसाब से रिस्क डिपेंड करता है। अगर भाई आपका पेरिशेबल डेली आइटम्स की चीजें हैं तो रिस्क कम है, और अगर फैशन से रिलेटेड चीजें हैं तो रिस्क ज्यादा है। ओके। उसके बाद कॉजेस, क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले आ जाता है नेचुरल कॉजेस। तो सबसे पहला कारण, दीज इंक्लूड्स बियॉन्ड द पावर ऑफ द मैन। तो नेचुरल कॉजेज, भाई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ये अपनी पावर से बाहर है, मैं इसे कंट्रोल कर ही नहीं सकता। तो जैसे सीजन चेंज हो रहे हैं, डस्ट स्टॉर्म, फ्लड, ड्रॉट, स्नोफॉल, फायर, ये सब चीजें जो आपकी आ रही हैं, ये है आपका सीजनल। जियोलॉजिकल, धरती के अंदर भूकंप, अर्थक्वेक। तो कहीं ना कहीं जब आपकी धरती के गर्भ में, वोम्ब में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से अगर कुछ चेंजेस होते हैं या उसकी वजह से कोई रिस्क या टूट फूट होती है, दैट इज नेचुरल। अदर नेचुरल कैमिटी जैसे लोकस्ट मतलब टिड्डा अटैक हो गया, उसके बाद आपकी खड़ी हुई फसलों को खा गया, बिजली गिर गई, एटमॉस्फेयर में एडवर्स चेंजेस हो गए, ये सब क्या है? ये सब है आपके नेचुरल कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज, बंदों की वजह से, जो आपके एम्प्लॉयज यहां पर काम कर रहे हैं उनकी वजह से जब रिस्क अराइज होता है, दैट इज ह्यूमन कॉज। तो मैन हैज द इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन क्रिएटिंग बिजनेस रिस्क। इट इंक्लूड्स ऑल द कॉजेज बोर्न आउट बाय ह्यूमन केयरलेसनेस, यानी कि कहीं ना कहीं बंदे की केयरलेसनेस की वजह से, उसकी डिसऑनेस्टी यानी कि कहीं ना कहीं चोरी जैसी नीयत की वजह से, उसकी कहीं ना कहीं ईमानदारी जब नहीं होती, तब वो आपका बन जाता है ह्यूमन कॉज। डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज आपका सामान चुरा लेते हैं, मशीनों को तोड़ फोड़ कर देते हैं, पैसे चुरा लेते हैं, ये आपका बन जाता है ह्यूमन कॉज।
डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर, कस्टमर सामान तो मंगा लेता है लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पेमेंट नहीं देता, पैसे डूब जाते हैं, ये सब चीजें। व्हेन कस्टमर स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स, आर अनेबल टू मेक पेमेंट, डेलिबरेटली रिफ्यूज द पेमेंट, तब ये आपका हो जाता है ह्यूमन कॉज। स्ट्राइक और लोकआउट्स, एम्प्लॉयज जो हैं वो हड़ताल पर बैठ गए, ताला बंद कर दिया, फैक्ट्री पर ताला मार दिया, ये सब भी आपके कहीं ना कहीं नुकसान का कारण है। वर्किंग केयरलेसली, कहीं ना कहीं आपके पास जो वर्कर हैं वो आपकी मशीनों को अच्छे से हैंडल नहीं कर रहे, तो लिखता है हर चीज बर्निंग, बीड़ी सिगरेट वगैरह डाल देते हैं गोडाउन के अंदर, मशीनों को अच्छे से हैंडल नहीं कर रहे, आग लग जाती है इस वजह से, ये सब आपके ह्यूमन कॉजेस है। इकोनॉमिक कॉजेज, कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अर्थव्यवस्था में चेंज होना, दीज आर रिलेटेड टू द चेंजेस टेक प्लेस इन द मार्केट। जैसे फैशन चेंज हो गया, भाई आजकल फटी हुई जीन्स का फैशन है, कल को कोई आधी जीन्स का फैशन आ जाए, एक पोचा ही ना रहे, तो ये सब आपका चेंज इन फैशन है, तो आपको भी ऐसे ही जो है वो फैशन इंडस्ट्रीज या उसको बनाना पड़ेगा। चेंज इन प्राइस, चीज़ों की कीमतों में चेंज आ जाए, जैसे आईफोन लॉन्च होता है तो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट में कई सारे चेंजेस आते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती है। कंपटीशन, नया कंपटीटर कोई आ गया, नई नई कंपनियां खुलती जा रही हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपके बिजनेस को नुकसान हो सकता है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द कंज्यूमर, कहीं ना कहीं आजकल कस्टमर को मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आप कस्टमर को मेंटेन कर लेते हो तो यही इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। तो व्हेन ए ट्रेडर प्रोवाइड सम स्पेशल फैसिलिटीज टू द कस्टमर, इट कोज बिजनेस रिस्क टू द अदर ट्रेडर। तो आप अपने कस्टमर को अगर अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो ये दूसरे कंपीटिटर्स के लिए बड़ी ही समस्याजनक बात है। ओके, ऐसे कुछ और जो कॉजेज बच जाते हैं, जैसे नेचुरल कॉजेज, दिस इंक्लूड्स लॉस ड्यू टू नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द डिफेक्ट इन द मशीन। भाई मशीनों का काम है टूट फूट होना, खराब हो जाना, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो ये भी कहीं ना कहीं नेचुरल कॉजेज के अंडर आता है। टेक्निकल कॉजेज, द अराइव ऑफ टेक्निकली न्यू मशीन इन द मार्केट प्लेस रिप्लेस द ओल्ड मशीन इज द क्रिएशन ऑफ द बिजनेस रिस्क। भाई 10 लाख रुपए की मशीन मैं अभी खरीद कर लाया था, 2 महीने हुए हैं, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, मेरा कंपटीटर वो नई टेक्नोलॉजी खरीद लाया, तो कहीं ना कहीं मुझे भी रिस्क हो सकता है। मैकेनिकल डिफेक्ट हो गया, टूट फूट हो गया, वही मशीन चल नहीं रही, 4 दिन से मशीन बंद पड़ी है, ये सब चीजें भी मेरे मैकेनिकल डिफेक्ट है और कहीं ना कहीं ये रिस्कों को क्रिएट करेंगे। मैनेजरियल कोजेस का मतलब कहीं ना कहीं आपके जो मैनेजर्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, और बहुत अच्छे नहीं हैं तो वो अच्छे से चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो मैनेजर इज द सोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज, इट इज हियर दैट पॉलिसीज आर फ्रेम्ड। इफ द मैनेजर्स आर इनएफिशिएंट, नॉट कैपेबल ऑफ फ्रेमिंग फेवरेबल पॉलिसीज, बिजनेस रिस्क को मैं इनएविटेबल हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता या कम नहीं कर सकता। तो अच्छे मैनेजर रिस्क कम और बेकार मैनेजर रिस्क ज़्यादा। तो ये कहीं ना कहीं आपके पूरे के पूरे चैप्टर की समरी थी, और इसके बाद हम इसको डिटेल में अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, और कहीं ना कहीं टेलीग्राम वगैरह पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।